नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड पे हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रेयर बनने वाले योग के ऊपर। एक ऐसे योग के ऊपर बात करेंगे जिस थोड़ा इसका कुंडली में बनना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन अगर ये कुंडली में बन जाता है तो ये जातक के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होता है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि योग मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला योग है, डिजायर्स की फुलफिलमेंट करने वाला योग है। जो जातक की डिजायर्स होती है उसको पूरी करने वाला योग है। आज हम लोग बात करेंगे कल्पद्रुमा योग के ऊपर, कल्पद्रुम योग के ऊपर बात करेंगे। तो कल्पद्रुम योग की अगर बात करें तो जैसा कि हमारे आप नाम से ही समझ रहे हैं, इसमें दो शब्दों का मिक्सचर है जिसमें शामिल है वर्ड कल्प। कल्प की अगर हम बात करें तो कल्प के मतलब होती है कामना, डिजायर्स। तो कल्पद्रुम योग को अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो एक ऐसा योग जो जातक की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है, जातक की डिजायर्स को पूरी करने वाला है। कल्पद्रुम योग अगर हम बात करें तो कल्पद्रुम योग की जो नाम डिराइव किया गया है वह डिराइव किया गया है कल्पवृक्ष से। कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है जो कि मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। अगर हम थोड़ा सा इसकी स्टोरी में जाएं तो समुद्र मंथन के दरमियान बहुत सारी यूजफुल चीजें समुद्र मंथन के दरमियान निकली थी, जिसमें से कल्पवृक्ष भी निकला था। कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कि जातक की, मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला वृक्ष है। तो उसी कल्प वृक्ष से इस योग का डेरिवेशन हुआ है, इस योग को डिराइव किया गया है। उसी कल्प वृक्ष से इस योग का नाम कल्पद्रुम योग पड़ा है। तो इसको थोड़ा बनने की परिभाषा कुंडली में थोड़ी जटिल है, लेकिन इसको समझेगा, मैं आपको सरल अर्थों में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यह योग आपकी कुंडली में बनता है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप एक भाग्यशाली आदमी हैं और आपकी जो अपेक्षाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो फुलफिल होंगी इस योग की वजह से। तो कैसे बनता है योग, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस योग के क्या रिजल्ट होते हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बात पर बात कर लेते हैं कि योग बनता कैसे कुंडली में है। इस योग को बनने के लिए हमें 4 ग्रहों को नोट करना पड़ेगा। आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें जो मैं 4 ग्रह बता रहा हूं, हर कुंडली में वो अलग अलग होंगे। आप उन 4 ग्रहों को नोट कीजिए, जो पहला स्टेप मैं बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है, अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए कि पहले नंबर पे ग्रह को लिख दीजिए, ए नंबर पे लिख दीजिए लग्न लॉर्ड को। आपकी कुंडली में लग्नेश कौन है, सबसे पहले जो लग्नेश है उसको एक कागज में अलग लिख करके रख लीजिए। अगर ये योग आपको देखना है कि आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको स्टेप 1 में करना क्या है, आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश कौन है, और जो लग्नेश है उसको एक अलग कागज पे लिख लीजिए। मान लीजिए अगर आपका धनु लग्न है तो आपके लग्नेश हो गए गुरुदेव बृहस्पति, कर्क लग्न है तो आपके लग्नेश हो गए चंद्रमा। तो जो भी लग्नेश है आपका, आप उसको एक कागज पे अलग करके लिख लीजिए। फिर इस योग को बनने की प्रक्रिया में जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरे ग्रह को चेक करना, वो ये है कि लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का राशि स्वामी कौन ग्रह है, मतलब लग्नेश का डिस्पोजिटर प्लैनेट कौन है। लग्नेश जो भी ग्रह आपकी कुंडली में है वह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कौन है, उस पर कागज पर नोट डाउन कर लीजिए। पहला ग्रह आपने नोट किया, आपका लग्नेश कौन है, उस पर कागज पर नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा ग्रह आपको जो कि नोट डाउन करना वो ये है कि लग्नेश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं, आपके कुंडली में लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं उसका राशि स्वामी कौन है, उसको भी एक कागज में नोट करके लिख लीजिए। और जो लग्नेश का डिस्पोजिटर है वो सेकंड स्टेप पे आया है, उसको आप बी नंबर से इंडिकेट कर दीजिए, अल्फाबेटिकल बी नंबर से इंडिकेट कर दीजिए। तो इस योग को बनने के जो प्रक्रिया में जो सेकंड स्टेप है वो देखना है कि लग्नेश का डिस्पोजिटर कौन है, अर्थात लग्नेश का राशि स्वामी कौन है, उसको एक कागज पर नोट डाउन कर दीजिए। ये आपका स्टेप बी हो गया। फिर स्टेप सी की अगर बात करें तो स्टेप सी ये कहता है कि स्टेप सी में हमें देखना कि तीसरा प्लैनेट कौन है जिसको हमें नोट डाउन करना है कागज पर।
तो तीसरा प्लैनेट है, आपको यह देखना है कि लग्नेश का जो राशि स्वामी था वो जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी। मतलब पहले नंबर पे स्टेप 1 में हम लोगों ने कहा था लग्नेश कौन सा ग्रह है। दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि एक कागज पे नोट डाउन कर लिया था लग्नेश को कौन ग्रह है। दूसरे नंबर पे हम लोगों को नोट डाउन करना था कि लग्नेश जिस राशि में स्वामी में बैठा है, जिस राशि में बैठा है लग्नेश, उसका राशि स्वामी कौन ग्रह है। दूसरे नंबर पर उसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। तीसरे नंबर पे हमें लोग को ये देखना था कि लग्नेश का राशि स्वामी जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी कौन ग्रह है। अर्थात ये देखिए ये स्केलेट कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर पर हमने देखा लग्नेश कौन है, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने देखा कि लग्नेश का राशि स्वामी कौन सा ग्रह है, उसको हम लोगों ने कागज पर नोट डाउन कर लिया। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि लग्नेश का जो राशि स्वामी है वो जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी कौन है। तो आप अगर सरल शब्दों में समझे तो लग्न लार्ड को हमने ए नंबर से हमने इंडिकेट कर दिया, और जो लग्नेश के जो डिस्पोजिटर है, जो लग्नेश के राशि स्वामी है, उसको हम लोगों ने 2 नंबर दे दिया या कह लीजिए बी नंबर दे दिया। फिर स्टेप 3 में हम लोगों ने देखा कि द डिस्पोजिटर ऑफ प्लैनेट एट 2, जो हम लोगों ने दूसरे नंबर पे जो ग्रह प्राप्त किया है उसका डिस्पोजिटर कहाँ है। अगर तो शाब्दिक अर्थ में बात करें तो लग्नेश पहले नंबर पे आ गया, लग्नेश का राशि स्वामी ग्रह, जो लग्नेश का राशि स्वामी ग्रह वो दूसरे नंबर पे आ गया, और लग्नेश का जो राशि स्वामी है वह जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी कौन ग्रह है, उसको हम लोगों ने 3rd नंबर पे नोट कर लिया। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ये प्रक्रिया जटिल है कि पहले नंबर पे नोट डाउन करना है लग्नेश कौन सा ग्रह है, दूसरे नंबर पे हमें ये देखना है कि लग्नेश जिस राशि स्वामी में बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है। लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसके राशि स्वामी ग्रह कौन से। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हमें देखना है कि लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह किस राशि में बैठा है। प्रोपोगेट हो रहा है, ये चीज प्रोपोगेट हो रही है। 3rd नंबर पे आ गया कि लग्नेश का राशि स्वामी लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी जिस राशि में बैठा है उस ग्रह को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। 3rd पे आ गया। फिर 4थे नंबर पे आया कि लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी नवमांश चार्ट में किसके नवमांश में बैठा है, किसके नवमांश में बैठा है, तो उस नवमांश का नवमांशाधिपति जो है वह लग्न कुंडली में कहां बैठा है। मतलब स्टेप 4 पे, स्टेप 3 पे हम लोगों ने 3 स्टेप निकाल लिए थे। लग्नेश का डिस्पोजिटर ग्रह अलग हमने कागज पे नोट डाउन कर लिया था। फिर लग्नेश का डिस्पोजिटर का जो डिस्पोजिटर है, मतलब लग्नेश का जो राशि स्वामी है वो जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी ग्रह कौन सा है, इसको हम लोगों ने तीसरे नंबर पर इंगित कर लिया था कागज में। 4थे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि लग्नेश का जो डिस्पोजिटर है उसका जो नवमांशा डिस्पोजिटर है वह लग्न कुंडली में कहां बैठा है। मतलब लग्नेश जिस राशि स्वामी में है उसका राशि स्वामी जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी नवमांश चार्ट में जिस नवमांश में बैठा है उसका नवमांश अधिपति लग्न कुंडली में कहां बैठा है। थोड़ा सा ये जटिल है, उदाहरण से बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 4 ग्रह निकल के आए, पहले नंबर पर लग्नेश, दूसरे नंबर पर लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति, तीसरे नंबर पर कि जो लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी जिस राशि में बैठा है वो ग्रह, तो ये डिस्पोजिटर ऑफ प्लैनेट एट 2। फिर 4थे नंबर पर लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी जिस राशि में बैठा है वह ग्रह नवांशा चार्ट में किस नवांश में बैठा है और उस नवांश का नवांशाधिपति लग्न कुंडली में कहां बैठा है। तो परिभाषा ये कहती है कि जो चारों ग्रह हमने कागज पे नोट डाउन किए हैं, अगर ये चारों के चारों ग्रह लग्न से केंद्र में हो या लग्न से त्रिकोण स्थान में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो कुंडली में कल्पद्रुम नाम का योग बनता है। ध्यान दीजिएगा कि जो चारों ग्रह हम लोगों ने कागज पर नोट डाउन किए हैं, लग्नेश का डिस्पोजिटर और लग्नेश के डिस्पोजिटर का डिस्पोजिटर और लग्नेश के डिस्पोजिटर का डिस्पोजिटर नवमांश चार्ट में जिस नवमांश में बैठा है उसका नवमांश अधिपति जो लग्न कुंडली में कहां बैठा है। ये चारों ग्रह अगर लग्न से केंद्र में है या लग्न से त्रिकोण में है, लग्न से त्रिकोण में या अपनी उच्च राशि में है तो कल्पद्रुम नाम का योग बनता है।
उदाहरण से समझते हैं आपकी कुंडली में। एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। हमें एक उदाहरण के लिए आपके सामने कुंडली है, उदाहरण के लिए आपके सामने कुंडली है। इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी कुंडली में लग्नेश कौन है। ये जो उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए कुंडली रखी है, ये धनु लग्न की है। तो धनु लग्न में के राशि स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो प्रस्तुत उदाहरण में जो हम लोग के नंबर 1 नंबर पे जो ग्रह चाहिए था जिसे कागज पर नोट डाउन करना था, वो हो गया आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति इस उदाहरण में। और दूसरे नंबर का प्लैनेट कौन था? दूसरे नंबर पे हम लोगों ने कहा था कि लग्नेश जिस राशि में बैठे हो उसके राशि स्वामी को नोट करना है कागज पे। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, धनु लग्न की कुंडली है तो जिसके राशि स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो स्टेप 1 में जो पहला ग्रह चाहिए था वो हो गया गुरुदेव बृहस्पति, हमारे इस कुंडली के लग्नेश हो गए। उसको हम लोगों ने कागज पर अलग से नोट डाउन कर लिया। दूसरे नंबर पे हम लोगों को देखना था कि लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कौन सा ग्रह है। तो प्रस्तुत उदाहरण में हम लोग देखें तो लग्नेश बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो जाकर के 9वें भाव में सिंह राशि में जाकर के विराजमान है। तो लग्नेश किस राशि में गए? सिंह राशि। तो जो स्टेप 2 में हमें चाहिए था कि लग्नेश जिस राशि में गए हैं उसका राशि स्वामी जो ग्रह है उसको हमें कागज पर नोट डाउन कर लेना है। तो प्रस्तुत उदाहरण में लग्नेश बने गुरुदेव बृहस्पति, जो कि जा रहे हैं कुंडली के 9वें भाव में। 9वें भाव में बन रही सिंह राशि। तो लगने चले गए 9वें भाव में सिंह राशि में, जिसके राशि स्वामी होते हैं सूर्यदेव। जिसके राशि स्वामी होते हैं सूर्यदेव, तो लग्नेश के डिस्पोजिटर हो गए सूर्यदेव। इसको हमें स्टेप 2 पे हमें जो ग्रह चाहिए था वो हमें मिल गया कि लग्नेश के डिस्पोजिटर हो गए सूर्यदेव। तो हमने उनको एक कागज पे नोट डाउन कर लिया। तो स्टेप 2 पे जो हमें ग्रह चाहिए था कि लग्नेश जिस राशि में गया है उस राशि का स्वामी कौन है, तो प्रस्तुत उदाहरण में बनते हैं वो सूर्यदेव। हमने कागज में अलग से नोट डाउन करके लिख लिया। फिर थर्ड नंबर पे हमने बात की थी कि लग्नेश जिस राशि में गया है उसका राशिपति या कहे राशि स्वामी, जिस राशि में गया है उसका स्वामी ग्रह कौन है, उसको हमें कागज पर नोट डाउन कर लेना है। तो प्रस्तुत उदाहरण में स्टेप 3 पे हमें जो ग्रह नोट करना था वो ऐसे निकालेंगे कि लग्नेश प्रस्तुत कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति है, तो वो स्टेप वो कहा गया 9वें भाव में सिंह राशि में, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो सूर्य हमें स्टेप 2 में मिल गया था। अब हमें ये देखना है कि स्टेप 2 में जो ग्रह मिला है अर्थात सूर्य ग्रह, वह कुंडली में कहां बैठे हैं। तो हमने देखा कि वह कुंडली में सूर्य ग्रह अपने ही घर 9वें भाव में सिंह राशि में ही विराजमान है। जो हमें थर्ड स्टेप में जो ग्रह चाहिए था वो जो कि इस परिभाषा से निकलना था कि लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी ग्रह को हमको नोट करना था। तो लग्नेश प्रस्तुत उदाहरण में स्टेप 1 में बन गए गुरुदेव बृहस्पति। लग्नेश जिस राशि में बैठे थे उसके राशि स्वामी हो गए, लग्नेश बैठे सिंह राशि में तो उसके राशि स्वामी हो गए सूर्य। तो स्टेप 2 पे हमें सूर्य ग्रह मिल गया। स्टेप 3 में हमें चाहिए था कि अब लग्नेश का राशिपति जिस राशि में बैठा है, लग्नेश जिस राशि में गए हैं उसका राशिपति जिस राशि में बैठा है उस ग्रह को हमें नोट डाउन करना था। तो प्रस्तुत उदाहरण में हम लोगों ने नोट किया कि लग्नेश सूर्य गए हैं 9वें भाव में सिंह राशि में, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो लग्नेश का राशिपति हो गया सूर्य, जो कि खुद अपने ही घर में सिंह राशि में 9वें भाव में विराजमान है। इसका मतलब क्या होगा? सूर्य के खुद डिस्पोजिटर सूर्य ग्रह अपने आप में खुद हो गए। सूर्य ग्रह के जो इस प्रस्तुत उदाहरण के डिस्पोजिटर बनते हैं सूर्य ग्रह के, अर्थात सूर्य जिस राशि में गए हैं उसके राशिपति स्वयं सूर्य ग्रह अपने आप में खुद ब खुद है, क्योंकि सूर्य 9वें भाव में अपनी स्वराशि में है। तो जो हमें तीसरे नंबर पे कल्पद्रुम योग बनने के लिए जो ग्रह चाहिए था जिसे हमें नोट करना था वो था सूर्य ग्रह का डिस्पोजिटर। और सूर्य ग्रह का डिस्पोजिटर सूर्य ग्रह 9वें भाव में खुद अपने ही घर में स्वराशि के होकर बैठे हैं, तो सूर्य ग्रह का डिस्पोजिटर स्वयं सूर्य ग्रह हो गए प्रस्तुत उदाहरण में। वो हम लोगों ने अलग एक कागज पर नोट करके रख लिया तीसरे नंबर पे। वो हम लोगों ने एक अलग से कागज पर नोट करके रख लिया तीसरे नंबर पे। अब हमें चौथे नंबर पे देखना था कि हमें तीसरे नंबर पे जो ग्रह मिला है, ये तीनों स्टेप जो हम चले, तीनों स्टेप पे जो हमें तीसरे नंबर का जो ग्रह मिला है उसका नवांशा डिस्पोजिटर कौन सा ग्रह, अर्थात वह तीसरे नंबर पे जो हमें ग्रह मिला है वह नवांशा चार्ट पे किसके नवांश में बैठा है, उसका नवांशाधिपति लग्न कुंडली में कहां बैठा है। ये चौथे नंबर का स्टेप था। तो इसके लिए हमने कैसे डिराइव किया? स्टेप 1 में हमने लग्नेश को डिराइव किया जो कि बने प्रस्तुत उदाहरण गुरुदेव बृहस्पति। दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि लग्नेश जिस राशि में गए उसके राशि स्वामी को नोट डाउन कर लिया, जो कि प्रस्तुत उदाहरण बनते हैं सूर्य ग्रह। फिर स्टेप 3 में हमने देखा था कि लग्नेश का राशि स्वामी, लग्नेश जिस राशि में गए हैं उसका राशि स्वामी
जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है। तो प्रस्तुत उदाहरण में स्टेप 3 में भी बनते हैं, क्योंकि सूर्य अपने ही घर नवम भाव में स्वराशि के सिंह राशि में विराजमान थे, तो सूर्य का डिस्पोजिटर, सूर्य का राशिपति खुद सूर्य ग्रह अपने आप में हो गए। अब चौथे नंबर पे हमें ये देखना था कि सूर्य जो चौथी तो थर्ड नंबर पे जो प्लेनेट आया है वो है सूर्य ग्रह। अब हमें ये देखना है कि नवांशा चार्ट में सूर्य ग्रह कहाँ बैठे हैं। नवांशा चार्ट में सूर्य ग्रह कहाँ बैठे, तो हम नवांश, ये देखिए D9 चार्ट है प्रस्तुत उदाहरण में, ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है। तो प्रस्तुत उदाहरण में हम देखा कि सूर्य ग्रह नवांशा चार्ट में कहाँ बैठे हैं, तो नवांशा चार्ट में सूर्य कन्या राशि के नवांश में बैठे हुए हैं। सूर्य, इस व्यक्ति के D9 चार्ट में सूर्य ग्रह कन्या राशि के नवांश में बैठे हैं, जिस कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। तो चौथे नंबर पे हमने कहा था कि तीसरे नंबर स्टेप पे जो ग्रह हमने कागज पे नोट डाउन किया है उसको देखना है कि वो नवांशा चार्ट में किसके नवांश में बैठा है, और जिसके नवांश में बैठा है उसका नवांशाधिपति अर्थात उस राशि का स्वामी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है। तो इस प्रस्तुत उदाहरण में थर्ड स्टेप पे जो हमें प्लैनेट प्राप्त हुआ, तो ग्रह प्राप्त हुआ, तो सूर्य ग्रह हुआ। तो सूर्य ग्रह अब हम लोगों ने देखा नवांश में कहाँ बैठे हैं, तो सूर्य ग्रह कन्या राशि के नवांश में बैठे हैं, जिसके स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, अर्थात इस कन्या राशि में बैठे जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध ग्रह। अब हमें जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये देखना था कि बुध ग्रह लग्न कुंडली में कहाँ बैठे हैं। बुध ग्रह प्रस्तुत उदाहरण में लग्न कुंडली में कहाँ बैठे हैं, तो प्रस्तुत उदाहरण में हमने देखा कि बुध ग्रह कन्या राशि में ही D1 चार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग को यहाँ पे मिला था ग्रह बुध ग्रह, वो लग्न कुंडली में दसम भाव में स्वराशि के कन्या राशि में ही अपने ही घर में और उच्च के होकर के दसम भाव में विराजमान है। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए हम लोग को चार, इस जो योग बनने के लिए चार कंडीशंस मैंने बताई थी, तो उन चारों कंडीशन में हमें कौन कौन से ग्रह मिला। लग्नेश प्रस्तुत उदाहरण में हमें मिला गुरुदेव बृहस्पति। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बात की थी, हमें दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह चाहिए था कि लग्नेश जिस राशि में गए हैं उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है, उसको कागज पर नोट डाउन कर लेना है। तो प्रस्तुत उदाहरण में लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति किस राशि में गए, नवम भाव में सिंह राशि के, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य। तो स्टेप 2 पे सूर्य ग्रह मिला, उसको हम लोगों ने अलग कागज पे नोट डाउन कर लिया। स्टेप 3 में हम लोगों ने बात की थी लग्नेश का जिस राशि में गए हैं उसका राशि स्वामी जिस राशि में गए हैं उसके स्वामी ग्रह को नोट डाउन कर लेना था। तो लग्नेश गए थे आपके नवम भाव में सिंह राशि में, जिसके राशिपति है सूर्य ग्रह, जो कि हमें स्टेप 2 पर मिला। स्टेप 3 पे हमें मिला कि अब हमें देखना था कि सूर्य किसकी राशि में गए हैं, तो सूर्य अपने ही घर नवम भाव में स्वराशि को के विराजमान है। तो इसलिए जो हमें स्टेप 3 पे जो प्लेनेट चाहिए था जिसमें देखना था कि सूर्य ग्रह का राशिपति कौन है, तो सूर्य अपने ही घर में विराजमान है, इसलिए सूर्य के डिस्पोजिटर कहें या सूर्य के राशिपति कहें या राशि स्वामी कहें, वो स्वयं अपने आप में सूर्य ग्रह बने। तो स्टेप 3 पे हमें सूर्य ग्रह की प्राप्ति हो गई इस प्रस्तुत उदाहरण में। अब स्टेप 4 में हमें देखना था कि सूर्य ग्रह नवांश चार्ट में किसके नवांश में गए हैं। सूर्य ग्रह नवांश चार्ट के किसके नवांश में गए हैं, उसके स्वामी को हमें नोट डाउन करना था। मतलब सूर्य ग्रह प्रस्तुत उदाहरण में किसके नवांश में गए हैं, उस नवांश के नवांशाधिपति को हमें लगन कुंडली में देखना था, वो कहाँ बैठे हैं। तो हमने प्रस्तुत उदाहरण में देखा कि सूर्य नवांशा चार्ट में कन्या राशि में है, तो कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि D1 चार्ट में लगन कुंडली में दसम भाव में केंद्र के होकर विराजमान है, केंद्र में दसम भाव में विराजमान है। तो ये चारों ग्रह हम लोगों ने कागज पे नोट डाउन किए। तो चौथे नंबर पे ग्रह कौन सा प्राप्त हुआ, बुध, उसको हमने देख लिया कि लगन कुंडली में दसम भाव में स्वराशि के और उच्च राशि के ऊपर विराजमान है। तो हम लोगों ने चारों ग्रह जो हम लोगों ने कागज पे नोट डाउन किए थे। तो कल्पद्रुम योग कहता है कि कल्पद्रुम योग आपकी कुंडली में तब बनेगा जो हम लोगों ने चारों ग्रह नोट डाउन करके निकाले हैं, वो चारों ग्रह या तो लग्न से केंद्र में हो, या तो लग्न से त्रिकोण में हो, या फिर अपनी उच्च राशि में हो। ध्यान दीजिएगा कल्पद्रुम योग तब बनेगा जब हम लोगों ने चारों ग्रह जो कि हम लोगों ने नोट डाउन करके निकाले हैं, वो चारों ग्रह या तो लग्न से केंद्र में हो, या लग्न से त्रिकोण में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, तब जाकर के आपकी कुंडली में कल्पद्रुम नाम का योग बनेगा। और कहा यह गया है शास्त्रों में कि अगर आपकी कुंडली में कल्पद्रुम नाम का योग अगर बन रहा है, तो उसका मतलब यह होता है कि आपको अपने जीवन में बहुत ढेर सारी वेल्थ मिलने के योग बन जाएंगे। ऐसा व्यक्ति पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, और संघर्ष करने की क्षमता उसके पास होती है, एक राजा के समान होता है, और दयालु प्रवृत्ति का होता है, और
कह लीजिए कि रिलीजियस नेचर का होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, तो एक राजा के समान होता है और उसके पास सभी प्रकार की वेल्थ या कहें समृद्धि अपने जीवन में प्राप्त करता है। संघर्ष करने वाला होता है, मतलब एक वॉरियर टाइप का ऐसा प्लेनेट होता है, योद्धा टाइप, योद्धा एक कह लीजिए ऐसा पर्सन एक योद्धा होता है जो कि संघर्ष करने में जुझारू होता है, जुझारूपन उसके अंदर होता है, तो जोश वगैरह से, बोल्डनेस वगैरह से लैस होता है ऐसा व्यक्ति। और तो ये सारी डिफिनीशन में फायदे बताए गए हैं कल्पद्रुम योग के कि अगर होता है तो व्यक्ति राशि जीवन जीवन में होता है, दयालु प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक होता है और युद्ध लड़ने में प्रवीण होता है, मतलब एक वॉरियर नेचर का प्लेनेट होता है, योद्धा होता है। जो जीवन में अगर हम प्रैक्टिकल स्वरूप में कहें तो एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति होता है जो कि कभी भी संघर्ष से मुंह पीछे नहीं मोड़ता, हमेशा कह लीजिए कि डटा रहने वाला होता है, काफी जुझारूपन ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। तो ये बेनिफिट होते हैं कल्पद्रुम योग के। और जैसे कि मैंने बताया कि कल्पद्रुम योग जो नाम डिराइव किया गया है वो कल्पवृक्ष से डिसाइड निकाला गया है। कल्पवृक्ष एक ऐसा पेड़ था जो कि समुद्र मंथन से निकला था और मनोकामनाओं को पूरी करने वाला पेड़ था, पूरी करने वाला वृक्ष है। तो जहां इसलिए कल्पवृक्ष से इस योग का नाम निकाला गया है। तो इस योग के लिए कहा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में, चूंकि इस योग का बनना थोड़ा कुंडली में कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग बनता है तो आपकी जो इच्छित मनोकामनाएं हैं, डिजायर्स है, वो इस योग के कारण आपके जीवन में पूरी होंगी, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी इस योग के चलते। तो ये था हमारी कुंडली में कल्पद्रुम योग का परिभाषा। इसको बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने इसका वर्णन किया हुआ है। और योग थोड़ा कुंडली में इसका बनना जटिल है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। ऐसा व्यक्ति को एक योद्धा, जिनकी कुंडली में योग होता है, ऐसे व्यक्तियों को योद्धा के समान माना गया है और संघर्ष करने वाला, विपरीत परिस्थिति से जूझने वाला और दयालु प्रवृत्ति का होता है। ये था कल्पद्रुम योग। आज के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।